नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम हेल्थवादी में ऑटिज्म के बारे में। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के देश के तमाम डॉक्टर्स को सुदर्शन न्यूज की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे, क्योंकि आज डॉक्टर्स का दिन है जो तत्पर 24/7 देश की जनता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऑटिज्म के बारे में आज बात करेंगे। ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आखिरकार ऑटिज्म क्या होता है। देखिए, जब कोई बच्चा अपने नाम पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, कम बोलता है, लोगों से कम घुलता मिलता है या बार बार एक ही हरकत करता है, तो अक्सर माता पिता इसे जिद या शर्म समझ लेते हैं। लेकिन कई बार ये संकेत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD के हो सकते हैं। ऑटिज्म कोई मानसिक बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी की गलती है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जिसमें बच्चे का दिमाग दुनिया को अलग तरीके से समझता है और महसूस करता है। हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं तो कुछ पढ़ाई, संगीत, गणित या फिर कला में असाधारण प्रतिभा दिखाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर पहचान और सही थेरेपी से बच्चे के विकास में काफी सुधार किया जा सकता है। लेकिन जानकारी की कमी, सामाजिक संकोच और गलत धारणाओं के कारण कई बच्चे समय पर मदद से वंचित रह जाते हैं। आज के हेल्थवादी में हम जानेंगे आखिर ऑटिज्म क्या है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, क्या इसका इलाज संभव है, माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे सही सहयोग से एक ऑटिस्टिक बच्चा आत्मनिर्भर और सफल जीवन जी सकता है। इन सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेष मेहमान, बाल रोग एवं न्यूरो डेवलपमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर साहब। आपसे मैं तमाम सवाल करूंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे यही पूछती हूँ कि आखिरकार ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये क्या होता है? जी मैम, अगर हम बात करें ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म जो हम बात कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इसके अंदर देखा जाता है कि बच्चों के जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो विकास है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। इसमें देखा जाता है कि जब बच्चे कहीं ना कहीं जब पैदा होते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जो कुछ एक्टिविटीज़ दिखती हैं जिसमें हम बात करते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो हम आई कॉन्टैक्ट से डरते हैं, अपनी बात को, अपने इमोशंस को समझा नहीं पाते हैं, या फिर वो नॉर्मल कार्य करने में भी सक्षम नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के साथ में अपना एक कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। और अगर हम बात करें तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट इसके अंदर अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कहा जाता है कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बहुत देरी से होता है। एक सामान्य बच्चा होता है कि उसका एक सामान्य विकास हो रहा है, लेकिन एक होता है कि डिले से विकास होना, देरी से विकास होना। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल जो माताएं कहीं ना कहीं जो पोषण पूरा नहीं दे पाती हैं बच्चों को, उनके अंदर भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं। उनकी शारीरिक जो कमज़ोरी है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मानसिक कमज़ोरी, ब्रेन का डेवलपमेंट या तो स्लो होता है। कुछ लोगों में जब बात करें डिले का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हम एक माइलस्टोन तय करते हैं कि 1 साल के बच्चे के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, बोलना चाहिए, इस तरीके से खाना चाहिए, वो थोड़ा स्लो प्रक्रिया में होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑटिज्म की, तो इसमें होता क्या है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे का, कहीं ना कहीं आई कॉन्टैक्ट और बच्चे का एक एक्टिवनेस रहना है ना, और जो नॉर्मल वर्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड परमानेंटली रहते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म जैसी बीमारी पनप रही है? इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में तो देखा जाता है बच्चों में ये कहीं ना कहीं, आप अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में लगभग 18 से 24 महीने के बीच में हमें ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। बहुत सी टाइम देखा गया कि बच्चों को प्रॉब्लम होती तो बाय बर्थ ही है, लेकिन इसमें जो लक्षण होते हैं वो 18 महीने से 24 महीने के बीच में देखे जा सकते हैं। उसमें हमें अपने डॉक्टर से लगातार बात करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कम बोलता है और अपना नाम लेने पे भी वो कहीं ना कहीं रिएक्शन नहीं देता है, और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी कम होती है। वो अपनी ही एक मतलब हम बात करें तो जो काम कर रहे हैं वो उसी में मगन रहते हैं, है ना, रिस्पॉन्स नहीं करते, आई कांटेक्ट से डरते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी जी, क्या नाम है आपका, क्या सवाल है? मेरा नाम है बीबी दुबे जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। क्या सवाल है आपका? हाँ, आ रही है। मेरा नाम है बीबी दुबे जी। सर, अपना सवाल पूछिए आप।
हाँ, डॉक्टर साहब से बात करना है। जी जी सर वही बताइए। बोल रहे हैं जी, सवाल पूछिए आप। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर अपना सवाल पूछिए, आप आपकी क्या क्वेरी है, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे को चर्म रोग है, स्किन प्रॉब्लम है। पेट साफ नहीं होता, पाइल्स है, उल्टियाँ होती हैं, पानी कड़वा लगता है, ओके। जी मचलाता है, डकारें आती हैं, एसिडिटी है, हाइपर। हाँ जी सर देखिए, आप जो सारे लक्षण बता रहे हैं ये आपके पाचन तंत्र के लंबे समय से खराब होने के लक्षण है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी है, गैस्ट्राइटिस भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है। अगर लगातार ये समस्या 4 से 5 साल से रहती है तो ये जाके आगे गंभीर रूप लेती है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपको पाइल्स का भी समस्या है, क्योंकि पाइल्स की समस्या 4-5 दिन में नहीं बनती है, लंबे समय से पाचन तंत्र खराब रहने से ही समस्या आपकी बनती है। तो देखिए, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले तो अपने खाने का समय सही ठीक कीजिए। उसके साथ साथ कुछ आहार आपके लिए नहीं बने हैं, आप जो गरिष्ठ भोजन है उनका सेवन थोड़ा सा कम करें, तला चिकना आप इस खाने के अंदर थोड़ा सा कम करें। उसके साथ साथ आप कोशिश करें सिट्स बाथ, अगर आपको पाइल्स है तो सिट्स बाथ लेना शुरू करें। उसके साथ साथ रात को सोते वक्त त्रिफला का सेवन करें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर बहुत ज़्यादा जलन है आपको तो अंजीर के पानी का सेवन करें, इससे आपको रिलीफ मिलेगा सर। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब, ऑटिज्म बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जब ये बच्चों में बीमारी होती है तो क्या इसका इलाज संभव है? मैम अगर हम बात करें ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो शुरुआती दौर में दिखाई दे जाते हैं। अगर सही समय पे हम उन लक्षणों की पहचान कर लें तो सही समय पे उस चीज़ को इलाज करना हमारे लिए ऑटिज्म के लिए कहीं ना कहीं सही माना जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जिनका भी बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट थोड़ा सा कम रह जाता है वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम करने में भी अक्षम होते हैं। अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाते हैं, है ना, उनका एजुकेशन उस लेवल पे नहीं हो पाता है, वो अपने आप से खाना नहीं खा पाते। तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि हमारी जो नर्व्स है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट कम होने की वजह से हमारी जो मसल्स वीक हो रही है, अगर सही समय पे हम उसकी पहचान करें तो हम थेरेपियों के माध्यम से, कुछ औषधियों के माध्यम से, उनके आहार विहार में बदलाव करके हम ये कह सकते हैं 100% तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सक्षम कर पाए तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। किस उम्र में इसकी पहचान होती है बच्चों के अंदर? देखिए मैम, अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में बच्चे के जन्म से ये समस्या कहीं ना कहीं शरीर में रहती है ना। डेवलपमेंट इफेक्ट तो शुरू से ही होगा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर हम बात करें तो, लेकिन इस शुरुआती दौर में देखा जाता है 18 से 24 महीने के बीच में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से बात करें, अगर कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब, जब ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा होता है ये जेनेटिक हो, पेरेंट्स से थोड़ा बहुत आए, ऐसे कोई लक्षण होते हैं या फिर ये जन्म से ही होता है? देखिए, अगर हम बात करें तो ऑटिज्म बिल्कुल जेनेटिकल कंडीशन ही माना जाता है, ये हमारे जीन से ही ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करें आपके परिवार में किसी को ऑटिज्म है तो वहाँ पे चांसेस है कि आपके परिवार में आपके आगे बच्चों को भी ऑटिज्म होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें तो और भी कई लक्षण होते हैं इस कंडीशन के अंदर, है ना। अगर माता को पोषण सही, अगर माता प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसको सही प्रकार से पोषण नहीं मिला, है ना, आहार ठीक से नहीं ले पाई और सही औषधियाँ नहीं ले पाई, है ना, तो कहीं कमजोरी रहने की वजह से समस्या आती है। कुछ माताओं का देखा जाता है जिनकी डिलीवरी थोड़ा समय से पहले हो जाती है, जिनके बच्चों का वजन कम होता है, तो उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऑटिज्म की, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। और कोई जीन म्यूटेट होके भी कहीं ना कहीं ऑटिज्म को बढ़ा सकता है। क्या डॉक्टर साहब ऐसा होता है जब बच्चों के अंदर ये बीमारी पनप रही होती है और जब पता चलता है कि ये बीमारी है तो बच्चा बिस्तर पर ही रहता है, उठ नहीं पा रहा है, ऐसा कोई इसमें संकेत रहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर ऑटिज्म के अंदर जो लक्षण होते हैं वो हर बच्चे के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग बच्चों को परेशानी होती है, बोलने के अंदर परेशानी होती है, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को समझाने में असक्षम हो जाते हैं, है ना। कुछ बच्चों का देखा धीरे धीरे जैसे उनका विकास होता है तो चलने में, खाना खाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कम होने से उनका जो IQ है अदर बच्चों से थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो पहली चीज को समझे, अगर किसी भी बच्चे को ऑटिज्म है तो माता पिता को बिल्कुल भी दूसरे बच्चों से अपने बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और इसके मुख्य कारण क्या माने जाते हैं ऑटिज्म के? देखिए मैम, अगर हम बात करें ऑटिज्म की तो ऑटिज्म के बहुत सारे कारण माने जाते हैं।
पहले तो होता है, अगर हम बात करें शुरुआती दौर में, तो जेनेटिक फैक्टर तो इम्पॉर्टेंट है। अगर परिवार में है तो किसी को उसको भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बात करी प्रेग्नेंट, अगर फीमेल है, माता है कोई, उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाए प्रेगनेंसी के बीच में, या फिर उनका वजन बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी के कारण भी ये कंडीशन बच्चे में बन सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें माता का, अगर डायबिटीज़ लेवल प्रेगनेंसी के बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पे इफेक्ट कर सकता है। तो जब भी माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे अपनी जांच जरूर कराएं। अगर आपका थायराइड, बीपी, शुगर कुछ भी बढ़ रहा है तो उसको पूरे तरीके से कंट्रोल में रखें। अदरवाइज कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहा है। जी जी, अपनी बात बताएं, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम दुबे। जी जी, समस्या बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैं स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग है, सोराइसिस बीमारी है, जी पेट की समस्या है, पाइल्स हैं, डकारे आती, खाना नहीं हजम होता, मोशन नहीं होता, पेट फूलता है। सर आपने स्किन की समस्या भी बताई है, स्किन का सोरियासिस का भी कंडीशन है। सोरियासिस या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम कब से आपको ये मेरे को 15 साल से है। 15 साल से। देखिए सर, एक चीज़ को समझिएगा, जब भी लंबे समय से पाचन तंत्र खराब होता है तभी आपके ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर दृष्टि होती है, मतलब तो गंदगी बढ़ती है, वो तभी बढ़ती है जब लंबे समय से पाचन तंत्र खराब होता है। स्किन की प्रॉब्लम वाले 90% इंसानों का पाचन तंत्र लंबे समय से खराब होने की वजह से आपके जितने भी धातु होते हैं उसके अंदर अवरोध उत्पन्न होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो आपको अपने शरीर का शुद्धिकरण करना इंपॉर्टेंट है। अपने पाचन तंत्र को ठीक कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आपका पित्त बढ़ेगा तो आपका स्किन का प्रॉब्लम बढ़ेगा और आपका इचिंग बढ़ेगा। तो आप कोशिश करें, आप हमारे सेंटर हेल्थवादी नोएडा में आइए, अपनी सारी रिपोर्ट्स को लेके आइए। मात्र 15 दिन के अंदर हम आपको आपकी समस्या में बदलाव दिखाएंगे। बिल्कुल, ये लगातार हम अपना एक नंबर टीवी स्क्रीन पर जारी करें, 24/7 ये अवेलेबल है। आप यहाँ पर A84 57 सेक्टर पर आप आकर, हेल्थवादी सेंटर में आकर आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान यहाँ पर बता सकते हैं। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए, क्या सवाल है आपका? राजवीर बात कर रहा हूँ, गोविंदपुरी से। जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी सर, बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा 4 साल का बच्चा है जी। वो बहुत सुस्त रहता है, कुछ बोलता नहीं है, अपने ही मन में रहता है, चुपचाप, मतलब खाता भी नहीं है और बेचैनी सी रहती है, उसका मतलब पता नहीं, अजीब सा रहता है। जी जी जी, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बच्चा अगर एक्टिव नहीं है और खाने में भी कहीं ना कहीं बच्चे का रुचि भी कम होगा तो उससे लगातार बच्चे का वजन भी कम होगा, तो कहीं ना कहीं उससे शारीरिक प्रॉब्लम भी आ सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अगर हो सके तो हमारे सेंटर हेल्थवादी लेके आइए, हम बच्चे की जांच करेंगे, उनका वजन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे के आहार में क्या क्या बदलाव करें, या क्या थेरेपी उनके लिए ज़रूरी है, या क्या औषध ज़रूरी है उनके लिए, तो दी जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे, पहले जांच करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेहतर विकल्प आपके पास यही है कि आप हमारे सेंटर नोएडा में हेल्थवादी में आइए, हम आपकी समस्या का समाधान जड़ से करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या ये जो वैक्सीन एक कारण बताई जा रही है, क्या ये ऑटिज्म का एक कारण बनती है? मैम, अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन से आपके ब्रेन के डेवलपमेंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वैक्सीन के माध्यम से किसी बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑटिज्म होने के बहुत सारे कई और कारण हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर है, माता को अगर प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक फैक्टर है। आपके फैमिली के अंदर, अगर आपके पिता के अंदर कहीं ना कहीं कोई जीन्स के अंदर इफेक्ट है जिससे ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है, जीन्स के अंदर दिक्कत है, तो ये कई और सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन इसमें से ये कारण नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ऑटिज्म में ज़्यादातर लड़कों में ये समस्याएं देखी जाती है, बीमारी देखी जाती है, तो इसका क्या कारण है? क्या ऐसा फैक्ट है ये? मैम, अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम कंपेयर करें कि अगर जो बच्चे फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर ये समस्या कम पाई जाता है, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा ये समस्या मेल्स में पाया जाता है। मतलब हम बात करें तो बेबी बॉय के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है। इसके पीछे भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि क्यों, क्या ये कारण है। मगर हम बात करें तो हाँ, 4 से 5 गुना ज़्यादा ये एज कंपेरिजन लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में पाया जाता है। और डॉक्टर साहब देखिए, ऑटिज्म से जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनमें कम्युनिकेशन की क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं अपनी बात को समझाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन होता है, वो उनका नाम बुलाने पे भी हम बच्चा बार बार नहीं सुनता है
है ना। उसके अलावा बात करें हम तो वो कोई अपनी धुन में लगा रहता है, बच्चा अपने एक ही काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ जिस काम में वो लगा हुआ है ना। खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, है ना कहीं आगे जाके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चे की चाल में या बच्चे के शरीर में भी कुछ इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जो नॉर्मल काम बच्चे कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो ये कंडीशंस बच्चों में रह जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर है, सेंसरी इश्यूज हैं, ये क्या होते हैं? अगर हम बात करें रिपीटिव बिहेवियर की, तो रिपीटेड बिहेवियर के अंदर देखा जाता है कि बच्चा एक काम को बार बार रिपीट करता है। और अगर हम बात करें सेंसरी डिसऑर्डर्स की, तो उसके अंदर देखा जाता है कि बच्चा बार बार हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, बच्चे का बार बार घूमना, और कहीं ना कहीं लाइट के प्रति, और अगर बात करें तो किसी स्मेल के प्रति कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, ये सेंसरी डिसऑर्डर को कहते हैं हम। डॉक्टर साहब, ऑटिज्म का जो निदान है वो कैसे किया जा सकता है, कैसे इससे निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में क्या कंडीशंस आ रही हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आसपास जो भी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर दिखाना चाहिए। हर 6 महीने में अपने बच्चे को एक बार रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए। और अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आपके शरीर में, आपके बच्चे के शरीर में दिखाई दे रहा है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हम कुछ लक्षणों की जाँच करेंगे, उसके साथ साथ कुछ हम आपसे रिपोर्ट्स मांगेंगे, उसके आधार पर हम इस चीज को डायग्नोज कर पाएंगे। आप बिल्कुल लगातार ये नंबर हम जारी कर रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर 24/7। ये नंबर लगातार है 6075118888। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी तमाम टीम हेल्थवादी सेंटर में मौजूद है और आपकी हर समस्या का समाधान, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। और आप आए, आप इस सेंटर में A84 सेक्टर 57 नोएडा में आप हेल्थवादी सेंटर में आकर तमाम डॉक्टर्स की टीम, स्पेशलिस्ट की टीम यहां पर मौजूद है, उनसे भी आकर आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऑटिज्म पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं हर बच्चे के अंदर अलग होते हैं। कुछ बच्चे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कम करते हैं, तो कुछ लोगों के साथ, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे जो बच्चे चलने फिरने में असक्षम हैं, जिनकी जो मसल्स हैं वो वीक हैं, जो प्रॉपर तरीके से गेट मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल होती है। अगर हम बात करें तो पंचकर्मा के अंदर बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। अगर सही समय पे हम डायग्नोज करें तो हम बच्चे की समस्या पे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मसल्स वीकनेस पे हम कहीं ना कहीं बच्चे को रसायन चिकित्सा भी देते हैं। उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उस बच्चे को फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे होता है क्या कि बच्चा धीरे धीरे सक्षम होता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं समाज की वजह से वो खो चुका होता है। तो सक्षम बनने की वजह से कोशिश हम ये करते हैं कि वो अपना नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क को अपने तरीके से कर ले, नॉर्मल रूटीन को खुद फॉलो कर लें, जिससे उनको कोई समस्या ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही समय पे इसकी जांच करानी ज़रूरी है। और कोई लक्षण है तो उसको बिल्कुल भी छुपाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे थोड़े स्पेशल होते हैं, इनके साथ आपको तो अच्छा व्यवहार करना है। और समाज को भी कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि स्पेशल चाइल्ड को कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनकी क्या भूमिका होती है? देखिए, अगर हम बात करें तो स्पीच थेरेपी के अंदर देखा जाता है जो बच्चे बोलने में असक्षम होते हैं, बहुत देरी से बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, सेंटेंस को पूरा नहीं बोल पाते हैं, बीच में टुकड़ों में बोलते हैं या फिर बिल्कुल नहीं बोल पाते, तो उनको हम स्पीच थेरेपी दिलवाते हैं। स्पीच थेरेपी के अंदर कहीं ना कहीं हम उनका कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, ताकि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ सोशली शेयर कर सके। और अगर हम बात करें बेसिकली जो दूसरा कंडीशन के अंदर हम देखा जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को बैलेंस कर पाएँ, जैसे कि फिजिकल कंडीशंस को बैलेंस कर पाएँ, नॉर्मल तरीके से वॉशरूम यूज़ कर सकें, स्कूल जा सकें, छोटे मोटे काम कर सकें। उसमें जिस तरीके की थेरेपी की नीड होती है तो हम वो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऑटिज्म से प्रभावित जो बच्चे हैं, जिनके अंदर ऑटिज्म पनप रहा है, उनके पेरेंट्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो जो इन बच्चों को ऑटिज्म है उनके माता पिता को अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी भी किसी दूसरे नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, फिजिकली और मेंटली सपोर्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तभी आ पाता है जब माता पिता का सपोर्ट उसको पूरे तरीके से मिलता है। तो कभी भी एहसास ना करें कि आपका बच्चा किसी चीज़ में कम है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से बच्चे का केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सही समय पे उनको मेडिसिन या थेरेपी का नीड है तो थेरेपी करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों से भी बहुत ज़्यादा बढ़ के आगे निकलती है। लेकिन उसमें सही तरीके से माता पिता को जानना ज़रूरी है कि आपकी जो कंडीशन है उसको कंपैरिजन ना करें बिल्कुल भी। बिल्कुल। और स्कूल और समाज ऐसे बच्चों को कैसे सहयोग दे सकते हैं?
देखिए, अगर हम बात करें स्कूल्स की तो उसके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं, जो ट्रेन टीचर्स होते हैं, स्पेशल स्कूल्स होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के विकास में हर किसी का योगदान बराबर रहे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, इन बच्चों का स्पेशल एजुकेशन होता है और बहुत सारे स्कूल आज की डेट में खुले हुए हैं जिसमें बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो आजकल जो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर प्रोग्राम चला रही है जो कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को और अवेयर कर रहे हैं आजकल आसपास के लोगों को किस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, या फिर अगर किसी को समस्या है तो इसको किस तरीके से हम अपने समाज में एक्सेप्ट करें और चीज़ों को नॉर्मल करें। आपने नॉर्मल होने की बात कही है, तो क्या बच्चे ये नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? हम बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें, अगर सही समय पे हमें पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर क्या कमी आ रही है, जहाँ पे स्पीच थेरेपी के नीड हम स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हम काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो देखा जाता है कि सही समय पे बीमारी की पहचान ही सही समय पे इलाज होने से वो कंडीशन कहीं ना कहीं कम हो सकती है आपकी। इलाज की शुरुआत कैसे होगी? अगर किसी बच्चे के अंदर ये बीमारी पनप रही है तो उसकी शुरुआत कैसे होगी? क्या पहले उसको दवाइयाँ दी जाएंगी या फिर कई दफा होता है कि ऑपरेशन होगा? क्या कैसे शुरुआत होगी? देखिए, स्टार्टिंग कंडीशंस के अंदर ऑपरेशन तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं छोटे बच्चे का। देखा जाता है कि क्या डेवलपमेंटल, ब्रेन से डेवलपमेंटल कम है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं बच्चों को स्पेशल ट्रेन टीचर्स से उनकी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चे चलने में असक्षम है तो उनके लिए हम थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे पंचकर्मा थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, ताकि उनकी मसल्स जो वीकनेस आ रही है वो कहीं ना कहीं दोबारा से रीगेन कर पाएँ, उनकी बोन नॉर्मल तरीके से ग्रो हो, उनका हाइट डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छा हो और वो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल एक्टिविटी, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ और कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन नॉर्मल तरीके से कर पाएँ। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे हैं वो भी एक सामान्य जीवन जी सकते हैं और समाज को भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और कुछ बातों का उनके माता पिता को भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल समय का अभाव है। सर, डॉक्टर साहब आप मेरे साथ जुड़े हैं, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ऑटिज्म में कोई कमजोरी नहीं है बल्कि दुनिया को देखने और समझने का एक अलग तरीका है। जरूरत है समय पर पहचान, सही मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग की। अगर आपके बच्चे में भी ऐसे कोई संकेत दिखाई देते हैं तो संकोच ना करें और विशेषज्ञ से सलाह लें। इसी संदेश के साथ दीजिए हमें अनुमति। आप स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए हेल्थवादी। नमस्कार।